नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती, दूसरी इकाई, दूसरा पूरक पठन, 2 लघु कथाएँ। इस पूरक पठन का स्वाध्याय श्रवणीय बालक बालिकाओं से संबंधित कोई ऐतिहासिक कहानी सुनकर उसका रूपांतरण संवाद में करके कक्षा में सुनाइए। कथा का नाम है महानता के बीज। एक गांव का लड़का जंगल में लकड़ियां काट के शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। वह इस संसार में अकेला था। एक दिन एक व्यक्ति बाजार से जा रहा था। उसने देखा कि उस बालक का गट्ठर बहुत ही सुंदर व मजबूती से बंधा हुआ है। उसने उस लड़के से पूछा, क्या यह गट्ठर तुमने बांधा है? लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ, स्वयं गट्ठर बांधता हूँ और रोज़ शाम को गट्ठर बाजार में बेचता हूँ। पर उस व्यक्ति को उस पर यकीन नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने अनुरोध किया, क्या तुम इसे खोलकर इसी प्रकार दोबारा बांध सकते हो? जी हाँ, यह देखिए। इतना कहते हुए लड़के ने गट्ठर खोला तथा बड़े ही सुंदर तरीके से पुनः उसे बांध दिया। यह कार्य वह बड़े ध्यान, लगन और फुर्ती के साथ कर रहा था। लड़के की एकाग्रता, लगन तथा कलात्मक रीति से काम करने का तरीका देख उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और तुम्हारा सारा व्यय वहन करूंगा। बालक ने सोच विचार कर अपनी स्वीकृति दे दी और उसके साथ चला गया। उस व्यक्ति ने बालक के रहने और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। वह स्वयं भी उसे पढ़ाता था। थोड़े ही समय में उस बालक ने अपनी लगन तथा कुशाग्र बुद्धि के बल पर उच्च शिक्षा आत्मसात कर ली। बड़ा होने पर यही बालक यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भला आदमी जिसने बालक की भीतर पड़ी महानता के बीज को पहचान कर उसे पल्लवित किया, वह था यूनान का विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस। इस कहानी से हम सीख ले सकते हैं कि हमें छोटे छोटे कार्य भी लगन एवं ईमानदारी से करने चाहिए। उसी में महानता के बीज छिपे होते हैं। लेखनीय पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली की जानकारी प्राप्त करके अपनी जीवन शैली से उसकी तुलना करते हुए लिखिए। पहाड़ी जीवन की कठिनाई इसी बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ पर पहाड़ स्थित है। जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ पर यातायात के साधन लोगों को उपलब्ध करवाना कठिन हो जाता है। जहाँ मैदानी इलाकों में सड़क बनाने में कुछ महीने का समय लगता है, वही पहाड़ों में इसी काम को करने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। सड़क बनाने में यहाँ आधुनिक साधनों से सहायता नहीं ली जा सकती है। लोगों द्वारा ही यहाँ पर कार्य करवाया जाता है। संकरों रास्तों को बड़ा बनाने में ही कई महीने लग जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ विकास की दर कम होती है। यातायात की व्यवस्था जहाँ स्थापित हो गई तो समझ लीजिए कि विकास रफ्तार पकड़ लेता है। फिर उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता है। पहाड़ी लोगों का जीवन भी इन कारणों से बहुत कष्टप्रद होता है। सीढ़ीनुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती। यदि बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई तो पानी उनकी मेहनत को भी बहा ले जाता है
और यदि नहीं हुई तो फसल सूख जाती है। वहाँ पर गाय तथा भैंसें भी अधिक दुधारू नहीं होती है, कारण लोगों को मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ता है। खेतों में होने वाली मेहनत कमर तोड़ होती है। जानवरों के रखरखाव के लिए औरतों को पूरे पूरे दिन जंगलों में भटकना पड़ता है, तब जाकर वे गाय भैंसों के लिए चारे का इंतज़ाम कर पाती है। गांव में लोग मात्र जानवरों के चारे के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार जंगलों में जाते हैं। इस तरह घर की रखवाली के लिए कोई नहीं होता। बच्चों को चारपाई से बांधकर अकेले ही छोड़ जाते हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ मृत्यु दर बढ़ जाती है। पानी के कारण पहाड़ों तथा जंगलों में जाना कठिन हो जाता है, लेकिन व्यवस्था उन्हें जाने पर मजबूर करती है, जिसके कारण उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। बरसातों में चट्टानें खिसकना आम बात है, इससे भी उनके प्राण संकट में पड़े होते हैं। सर्दियों में बर्फ़ के अधिक होने से उनका कामकाज ठप पड़ जाता है। जानवरों के चारे के लिए यदि उन्होंने पिछले महीनों में चारा इकट्ठा नहीं किया हो तो जानवरों को बचाए रखना कठिन हो जाता है। उनके लिए जीवन मात्र कठिन परिश्रम रह जाता है। नौकरी, चिकित्सा तथा शिक्षा का अभाव होता है। आज इनके अभाव के कारण बहुत से लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों पर जीवन अभावग्रस्त है, अतः इनके जीवन की कठिनाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इनकी तुलना में हमारी जीवन शैली कई बेहतर है। हमें इन सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। संभाषणीय शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन, इस विषय पर बातचीत कीजिए। उत्तर: ईश्वर ने केवल गांव बनाया, जबकि मानव ने नगर का निर्माण किया। मानव प्रारंभ के दिनों में ग्रामवासी ही था, किंतु मानव की आवश्यकताओं और स्वयं को विकसित करने की जिज्ञासा ने शहर को जन्म दिया। आज भी भारत की 70% से अधिक जनसंख्या गाँव में रहती है। भारत के गांव छोटे होते हैं, न वहाँ बिजली होती है और न जीवन की अन्य सुविधाएं। सांझ होते ही सारा गांव अंधेरे की चादर ओढ़ लेता है। सभी कार्य ठप्प हो जाते हैं। कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता। गांव में रहने वाले ऐसे लोगों के लिए महानगर का जीवन बहुत आकर्षक होता है। वास्तव में नगर का जन्म गांववासियों के नगर की ओर पलायन से ही संभव हुआ। सायं होते ही महानगर की बिजली के बड़े बड़े बल्बों की रोशनी में चमकने लगता है। दूर से यह अलकापुरी प्रतीत होता है। लगता है महानगर के लोग सोते नहीं हैं, सारी रात जीवन चलता रहता है। महानगर में सुख की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। महानगर में रोजगार की सुविधाएं मिलती है। यहाँ बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार अधिकारी, क्लर्क अथवा चपरासी बनकर अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल सकता है। हजारों और लाखों लोग दुकानें तथा दूसरे धंधे करते हैं। जिसके पास पूंजी नहीं होती और जो दुकान किराए पर नहीं ले सकते, वे रेहड़ी किराए पर लेकर थोड़ी सी पूंजी से अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं। तभी तो हर वर्ष लाखों की संख्या में गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। महानगर में बहुत से कार्यालय होते हैं। ये विशाल, भव्य तथा बहुमंजिले भवनों में स्थित होते हैं। इन भवनों में हजारों की संख्या में कर्मचारी बैठ सकते हैं। शाम को जब कार्यालयों में छुट्टी होती है तो कार, स्कूटर तथा पैदल चलने वालों का सड़क पर समुद्र दिखाई देता है। महानगर विद्या प्राप्त करने के साधन प्राप्त कराता है। यहाँ कई स्कूल तथा कॉलेज होते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में कई विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त
मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज है। कोई अपने सामर्थ्य तथा प्रतिभा के अनुसार कुछ भी बन सकता है। महानगर में बड़े बड़े उद्योग तथा व्यवसाय के केंद्र होते हैं। यहाँ हर वर्ष करोड़ों का व्यापार होता है। यह क्षेत्र की राजनीति का केंद्र भी होता है। बड़े बड़े नेता या प्राय आते ही रहते हैं। महानगर लोगों को हर प्रकार का मनोरंजन उपलब्ध कराता है। यहाँ बड़ी संख्या में सिनेमागृह, रेस्तरां तथा क्लब होते हैं। सिनेमागृह के बाहर सुबह से लेकर आधी रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। महानगर की शोभा चौड़ी चौड़ी सड़कें तथा हरे भरे उद्यानों को देखने से बनती है। जीवन में अन्य कई प्रकार की चीज़ें होती है जिनकी समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो मुसीबत हो जाती है। वहाँ डॉक्टर तथा हकीम आदि नहीं मिलते। महानगर में बड़े अस्पताल होते हैं और प्राइवेट डॉक्टरों की भी भरमार रहती है। महानगर में बैंक, डाकखाना तथा टेलीफोन की सुविधा भी रहती है। महानगर में फल और सब्जियां भारी मात्रा में तथा सस्ती मिलती है। महानगर में कोई अपनी वस्तु लाकर बेचना चाहता है। महानगर का जीवन तेज और तनावपूर्ण होता है। लोगों को काम धंधे के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। रहने के लिए मकान बहुत महंगे मिलते हैं। महानगर में जलवायु से लेकर घी, दूध तक कुछ भी शुद्ध नहीं होता। बड़ी संख्या में वाहन तथा कल कारखानों से निकला धुआं पर्यावरण को दूषित कर देता है। जो परस्पर प्यार, सौहार्द और सहयोग गांव में देखने को मिलता है वह महानगर में नहीं मिलता। महानगर में व्यक्ति आत्मकेंद्रित होता है। महानगर में एक और से भांति भांति के लोग आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ हर तरह के अपराध भी होते रहते हैं। अब हम मुड़ेंगे स्वाध्याय की ओर। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल के केंद्र बिंदु में है गर्मी की विशेषताएं। और गर्मी की कौन कौन सी विशेषताएं? तो वे है भीषणता, अंगारी सी तपन, लू चलना, उमस होना। दूसरी कृति उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था। कैसा था? लिजलिजा और घुटन भरा। तीसरी कृति कारण लिखिए। पहला, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। इसका कारण है क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। दूसरा, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। चौथी कृति, कृति पूर्ण कीजिए। और कृति के केंद्र बिंदु में है लेखक के मन परिवर्तन के कारण। अब लेखक के मन परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं वे हमें यहाँ लिखने हैं। और वे है पहाड़ों में हज़ारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटल में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। पांचवी कृति है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं और वे लाभ है रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइल निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। अभिव्यक्ति भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार
या जो आचार बिगड़ गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प कर गए, पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है। इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। पहला, अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। पहला, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? और भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, विधानवाचक वाक्य। तीसरा, आप उन गहनों की चिंता न करें, निषेधवाचक वाक्य। चौथा, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। छठा, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, विधानवाचक वाक्य। सातवां, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। आठवां, काकी उठो भोजन कर लो, आज्ञावाचक वाक्य। नौवां, वाह कैसी सुगंध है, विस्मयादिबोधक वाक्य। 10वां, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, निषेधवाचक वाक्य। दूसरा, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। पहला, थोड़ी बातें हुई, और कोष्टक में है निषेधार्थक वाक्य, और उत्तर है थोड़ी भी बातें नहीं हुई। दूसरा, मानो इतना ही बोल सकी, कोष्टक में प्रश्नार्थक वाक्य, मतलब इसका प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। उत्तर, क्या मानो इतना ही बोल सकी। तीसरा, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, इसका हमें विधानार्थक वाक्य बनाना है। और उत्तर, मैं आज रात का खाना खाऊंगा। चौथा वाक्य, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसका हमें विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। उत्तर, अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पांचवा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसका हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। उत्तर, तुम अपना ख्याल रखो। तीसरा, प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। पहला वाक्य, करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरा, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा, तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई, यह प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है। चौथा,
जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ। आज्ञावाचक वाक्य। 5वां, हे ईश्वर, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़े, मगर इस जगह जहाँ मेरा कोई न हो। यह है इच्छावाचक वाक्य। चौथा, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचानकर कोष्टक में लिखिए। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। संयुक्त वाक्य। हर ओर से अब वह निराश हो गया था। सरल वाक्य। तीसरा, उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। मिश्र वाक्य। चौथा, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। संयुक्त वाक्य। 5वां, मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। सरल वाक्य। 6, अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। यह संयुक्त वाक्य है। 5वां, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। सरल वाक्य। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। दूसरा, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। तीसरा, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संयुक्त वाक्य। कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। दूसरा, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसका विस्तार नहीं करते। तीसरा, पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। मिश्र वाक्य। पहला, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर खिलाना भी पड़ सकता है। दूसरा, मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। तीसरा, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। उपयोजित लेखन। जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। हवा के पश्चात प्राणियों को जीवित रहने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह है जल। जल के बिना प्राणी अधिक दिनों तक नहीं जी सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल हमें कुओं, तालाबों और नदियों से मिलता है। वर्षा का जल तालाबों, झीलों आदि में जमा होता है। कुछ पानी भूगर्भ में चला जाता है। शेष पानी नदियों में होता हुआ समुद्र में चला जाता है। भूगर्भ का पानी कुओं के माध्यम से पीने के काम में लाया जाता है। नदियों और झीलों का पानी शुद्ध किया जाता है। इसके बाद वो पीने लायक होता है। गाँव में अधिकतर कुओं के पानी से ही काम चलाया जाता है। बड़े बड़े शहरों में नदियों और झीलों के पानी को शुद्ध करके पीने के काम में लाया जाता है। हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के किसी का काम नहीं चल सकता। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज पानी की समस्या विकट हो गई है। इसका कारण है पानी का अंधाधुंध उपयोग। गाँव में सिंचाई के लिए अंधाधुंध तरीके से भूजल का दोहन किया जा रहा है। इस कारण पानी का स्तर निरंतर नीचे ही नीचे जा रहा है। कहीं कहीं तो कुओं में पानी ही नहीं रहा। पीने का पानी कम होने के कारण वर्षा का निरंतर कम होते जाना है। पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका प्रमुख कारण है। आए दिन पानी के लिए झगड़े होते रहते हैं। देश के अंदर एक राज्य
दूसरे राज्य से पानी के लिए झगड़ता है। एक देश दूसरे देश से जल के लिए झगड़ता है। पानी की समस्या सारी दुनिया में है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में पानी के लिए महायुद्ध होगा। पानी का अशुद्ध होना भी पानी की कमी का एक कारण है। अशुद्ध पानी से तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होती है। शहरों के किनारे बहने वाली नदियों में शहर की सारी गंदगी डाली जा रही है। कल कारखानों का विषैला पानी नदियों में प्रवाहित होता है। वह पानी पीने के लिए दिया जाता है। इससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है। सरकार की ओर से हर व्यक्ति तक पर्याप्त शुद्ध पेयजल पहुंचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। फिर भी अभी इस दिशा में और प्रयास करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति इस उम्मीद में है कि उसे पर्याप्त शुद्ध जल उपलब्ध हो। आखिर जल है तो कल है। यह हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।